हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे वान टॉफ तथा ली बेल सिद्धांत की। वान टॉफ तथा ली बेल सिद्धांत कुछ हद तक उन यौगिकों की संरचना समझाने में सफल हुआ जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध से पूरी होती हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार कार्बन की चारों संयोजकताएं एक समचतुष्फलक के चारों शीर्षों की ओर इंगित होती हैं तथा कार्बन परमाणु इस चतुष्फलक के केंद्र पर स्थित होता है। कार्बन के चारों बंध एक दूसरे के साथ 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनाते हैं जिसे बंध कोण कहते हैं। तो ये देखिए, कार्बन केंद्र में स्थित है और एक चतुष्फलक की संरचना का निर्माण होता है, अर्थात ये जो चार एकल बंध हैं ये इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं जब इनके शीर्षों को मिलाया जाए। यहाँ कोई भी परमाणु हो सकता है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कोई भी परमाणु हो सकता है। तो जब इन परमाणुओं के शीर्षों को मिलाया जाएगा तो एक चतुष्फलक के जैसी संरचना का निर्माण होगा और प्रत्येक बंध कोण ये दर्शाया है 109 डिग्री 28 मिनट का। ये कोण भी 109 डिग्री 28 मिनट का होगा, ये भी इतना ही होगा, ये भी इतना ही होगा, यानी कि चारों संयोजकताएं समान होती हैं। देखने में ये कम लग रहा है लेकिन ये चतुष्फलक की संरचना 3D संरचना होती है, त्रिविमीय संरचना होती है, जिसे द्विविमीय पेज पर इस प्रकार से दर्शाया जाता है। मैं एक बार आपको इसकी 3D संरचना भी दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आए कि किस तरह से ये इनके मध्य बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो जो स्टूडेंट्स, ये 3D स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है CH4 की। इसमें कार्बन की ये चारों जो बॉन्ड हैं इनको शो किया गया है और हमें ये 2D स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देती है। लेकिन जब मैं इसको घुमा के दिखाऊंगा आपको तो आप समझोगे कि देखिए, हमें जो हमारी स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होती है। इसका मतलब मैंने बताया था कि ये जो बॉन्ड होता है, ये वाला ये हमारी तरफ है और बाकी की ये जो दो बॉन्ड हैं ये पीछे की ओर होते हैं। तो देखिए, अब मैं इनको घुमा के दिखाता हूँ किस तरह से हैं। तो मैं इनको साइड वे से दिखाता हूँ। साइड की स्ट्रक्चर इस तरह से है, जो हमारी तरफ था ये वाला, ये अब साइड में दिखा रहा हूँ। अब देखिए, अब देखने पता चल रहा है कि ये आगे की तरफ झुका हुआ था और ये दोनों पीछे की तरफ थे, ठीक है। और जब मैंने इसको इस तरह से घुमाया तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर हो गई। अब देखो, बॉन्ड एंगल, हमारी जो नोट्स में जो बॉन्ड एंगल है वो इसको शो कर रखा है, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये भी इतना ही है और ये भी इतना ही है। कब पता चलता है? जब हम इसको घुमाते हैं। अब देखिए, और सारे बॉन्ड एक जैसे हैं। 4D स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। टेट्राहेड्रल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये सारे इनके टर्मिनल्स मिलाए जाते हैं तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, चतुष्फलकीय जिसे बोलते हैं। 4 फेसेज होते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। यानी कि जब इनके सारे टर्मिनल्स इस तरह से मिलाए जाते हैं और ये पीछे वाले इन दोनों को मिलाते हैं इस तरह से, तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेन होती है। तो एक फेस ये हो गया। देखो, टेट्राहेड्रल किस तरह से है, एक फेस ये हो गया जब इनको मिलाए, ठीक है। अब इन तीनों को मिलाएंगे, एक फेस ये हो गया, ठीक है। इसके बाद और घुमाया, अब ये आ गया फेस, इनको मिलाया तो एक फेस ये हो गया, 3 फेस हो गए या फलक हो गए, चतुष्फलक ये बोलते हैं। 3 फलक तो हो गए। अब नीचे वाले हैं, तीनों को आपस में मिलाएंगे, इन नीचे वालों को तीनों को आपस में मिलाते हैं इस तरह से, तो एक फलक ये हो गया। तो ये चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल या टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होती है CH4 की। अब पढ़ते हैं कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण, अर्थात कार्बनिक यौगिकों की संरचना हम कैसे दर्शा सकते हैं। इसके 3 तरीके हमारे सिलेबस में हैं। एक तरीका है कि जो भी कार्बनिक यौगिक है उसका पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, यानी कि जितने भी परमाणु हैं उनके मध्य जो भी बंध हैं उनको दर्शाया जाए और सभी परमाणुओं को अलग अलग बंधों के द्वारा दर्शाते हैं। दूसरा है संगणित संरचनात्मक सूत्र, उसमें सभी
समान परमाणुओं को अलग अलग नहीं दर्शाते, उस परमाणु का प्रतीक लिखकर उसके नीचे उसकी संख्या लिख दी जाती है, यानी कि कितनी बार ये आया है एक ही परमाणु पर। आगे बात करेंगे। और एक है आबंध रेखा संरचना सूत्र, उसमें सिर्फ बंधों को दर्शाया जाता है, परमाणुओं या कार्बन को नहीं दर्शाते। सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। किसी कार्बनिक यौगिक का पूर्ण संरचनात्मक सूत्र लिखते समय उसमें उपस्थित एकल बंध को लघु रेखा, द्विबंध को द्विलघु रेखा तथा त्रिबंध को त्रिलघु रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, ये आप जानते हो ये बात। तथा किसी परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दो बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है। यदि उसके ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन जो बंधन में भाग नहीं ले रहे, तो उसको ये दो बिंदुओं के द्वारा उस परमाणु के ऊपर दर्शा दिया जाता है। जैसे कि ऑक्सीजन अगर किसी यौगिक में है तो ऑक्सीजन के ऊपर दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, तो उन दोनों एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को उस ऑक्सीजन पे दर्शा दिया जाता है। नाइट्रोजन के ऊपर एक होता है तो नाइट्रोजन के ऊपर दर्शा दिया जाता है इस पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में। जैसे एथेन, एथेन क्या होता है? CH3CH3 C2H6 एथेन का सूत्र है। उसका पूर्ण संरचनात्मक सूत्र किस तरह से है? यानी कि दो CH3 आपस में कार्बन से जुड़े रहते हैं और कार्बन से जो 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं वो एकल बंध से जुड़े हुए हैं। दो कार्बन जिनसे 6 हाइड्रोजन एकल बंध से इस प्रकार से जुड़े रहते हैं, ये एथेन का पूर्ण संरचनात्मक सूत्र है। इसी प्रकार एथाइन, एथाइन का पूर्ण संरचनात्मक सूत्र इस प्रकार से लिखते हैं। एथाइन में दो कार्बन होते हैं, दोनों ही कार्बन के बीच त्रिबंध पाए जाते हैं और प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन एकल बंध से जुड़ा रहता है। यानी कि जितने भी बंध हैं, जितने भी परमाणु हैं, सबको दर्शाया जाता है इस सूत्र में। मेथेनॉल, देखिए मेथेनॉल को हम अक्सर इस तरह से लिखते हैं CH3OH, ठीक है, ये संगणित सूत्र है। अर्थात एक कार्बन है, उस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और उस कार्बन से एक OH समूह जुड़ा हुआ है, यानी कि ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन पर जैसे मैंने बताया कि दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, इनको दर्शा भी सकते हैं इसमें और नहीं भी दर्शाते हैं तो भी कोई गलत नहीं होगी संरचना। अगर किसी का नहीं पता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और हमें पूर्ण संरचनात्मक सूत्र पूछा है तो फिर इनको मत लिखना। वैसे ऑक्सीजन के लिए ये निर्धारित हैं, 2 ही होते हैं, तो ये पूर्ण संरचनात्मक सूत्र हो गया। इसके बाद बात करते हैं संगणित संरचनात्मक सूत्र। जैसा कि इसमें मैंने बताया था, इस प्रकार का सूत्र लिखते समय सारे सहसंयोजक बंधों को हटाकर तथा एक परमाणु से जुड़े समान समूहों को कोष्ठक में लिखकर उनकी संख्या को पादांक में प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि एथेन है, C2H6 अणुसूत्र होता है जिसमें 2 CH3 आपस में जुड़े रहते हैं। अभी देखी थी एथेन की संरचनात्मक सूत्र देखा था, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र इस तरह से देखा था एथेन का। अर्थात एक कार्बन से 3 समान हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और संगणित संरचनात्मक सूत्र में समान समूह जो एक ही कार्बन से जुड़े हैं उसको एक बार लिखकर उसकी संख्या को उसके पादांक यानी कि नीचे लिख देते हैं, बंध को दर्शाते नहीं हैं। अब अगला CH3 भी इसी CH3 से जुड़ा हुआ है लेकिन बंध को दर्शाएंगे नहीं, इसीलिए इसके आगे ये कार्बन लिखकर हाइड्रोजन लिखकर उसके नीचे 3 लिख देंगे, तो ये एथेन का संगणित सूत्र हो गया। ऐसे ही देखो प्रोपेन का लिख सकते हैं। प्रोपेन की संरचना कैसे होती है? 3 कार्बन जिसमें पहले कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, दूसरे कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं और तीसरे कार्बन से फिर से 3 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। ये प्रोपेन की संरचना है। अब इसकी संगणित संरचनात्मक सूत्र अगर लिखना है तो देखो ये कार्बन है, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ठीक है। अब इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है, बंध को दर्शाएंगे नहीं। इस कार्बन से 2 समान हाइड्रोजन जुड़े हैं तो CH2। अब ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है तो आगे इसको इस कार्बन द्वारा दर्शा देते हैं
और इस कार्बन के आगे इससे जुड़े समान हाइड्रोजनों की संख्या लिख देते हैं। तो ये प्रोपेन का सूत्र हो गया। तो इस तरह से संगणित सूत्र लिखा जाता है। अब देखो एथीन है। एथीन में क्या होता है, 2 कार्बन होते हैं, दोनों ही कार्बन के बीच द्विबंध पाया जाता है, इसलिए द्विबंध को दर्शाना जरूरी होता है। अगर हम यहाँ बंध नहीं दर्शाएंगे और सीधा ही एथीन के लिए ऐसे लिख देंगे CH2 CH2, तो यहाँ पता नहीं चल पाएगा कि ये क्या संरचना हमने लिखी है। इसीलिए द्विबंध को दर्शाना जरूरी होता है। संगणित सूत्र में एकल बंध को नहीं दर्शाते, द्विबंध और त्रिबंध को दर्शाया जाता है, जैसे कि एथाइन में भी दर्शाते हैं। अब देखो ऑक्टेन है। ऑक्टेन में 8 कार्बन होते हैं, एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं। तो देखिए ये भी एक संगणित सूत्र है। 8 कार्बन हैं, पहले कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं और आखिरी कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, और बीच के जितने भी कार्बन हैं 6 कार्बन, उनसे 2-2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो कोई भी बंध नहीं दर्शा रखा, और जितने समान समूह जुड़े हैं उनकी संख्या उनके नीचे लिख रखी है। लेकिन इसको और भी संगणित कर सकते हैं, अर्थात CH2 समूह बार बार रिपीट हो रहा है। CH3 और इस CH3 के बीच में ये CH2 समूह 6 बार आया है। तो जब कोई समूह बार बार आता है, एक ही जगह पर रिपीट हो रहा है या लगातार रिपीट हो रहा है, तो उसको कोष्टक में लिखकर वो कितनी बार आया उसकी संख्या उसके नीचे लिख देते हैं। यानी कि इस CH3 और इस CH3 के बीच में 6 CH2 समूह एकांत लगातार जुड़े हुए हैं। ठीक है, अर्थात जब इसको खोलेंगे तो पहला CH2 इसके साथ जोड़ेंगे और आखिरी CH2 इस CH3 के साथ जोड़ेंगे, और बीच में बाकी 4 आपस में जोड़ के लिख देंगे। तो ये ऑक्टेन का 2 तरह से संगणित सूत्र लिख सकते हैं। ये भी संगणित सूत्र है और ये और भी ज़्यादा संगणित इसको कर दिया है हमने। इसके बाद है आबंध रेखा संरचना सूत्र। इसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणुओं को नहीं लिखा जाता, बल्कि कार्बन कार्बन आबंधों को टेढ़ी मेढ़ी या जिग जैग जिसे बोलते हैं रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। ऑक्टेन का ही उदाहरण लेते हैं। ना तो कार्बन को दर्शाएंगे, ना ही कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को दर्शाएंगे। अब ऑक्टेन में 8 कार्बन होते हैं, तो सीधी रेखा तो खींच नहीं सकते। सीधी रेखा का मतलब होगा, देखिए कोई रेखा खींच दी सीधी, तो उसका मतलब है कि बीच में कोई कार्बन नहीं है, सिरे पर कार्बन है। इस सिरे पर कार्बन है, इस सिरे पर कार्बन है, तो ये इस तरह की संरचना होगी। और इस कार्बन से कौन जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। कितने, जितने की इसकी संयोजकता पूरी हो सके। इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ एक बंध बना रखा है, और इस कार्बन की एक संयोजकता पूरी हो गई, तो बाकी की 3 संयोजकता किससे पूरी हो रही है, हाइड्रोजन से। इस H3 को इसके आगे भी लिख सकते हैं, इसके पीछे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो हमने क्या कहा है, आबंध रेखा संरचना सूत्र में ना तो कार्बन दर्शाए जाते हैं, ना ही हाइड्रोजन दर्शाए जाते हैं, सिर्फ एक जिग जैग रेखा द्वारा इनको दर्शाया। 2 ही कार्बन है, तो ये रेखा टेढ़ी मेढ़ी तो बन नहीं सकती, एक सीधी रेखा ही, यानी कि ये सिर्फ ये रेखा दर्शाई गई है। किसके लिए, ये क्या है, एथेन। अब बात करते हैं प्रोपेन की। ऑक्टेन का उदाहरण पे आएंगे, एक बार प्रोपेन की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए ये रेखा इस तरह से होगी। रेखा टेढ़ी करनी जरूरी है, क्योंकि जहाँ कोना होता है वहाँ भी एक कार्बन माना जाता है। अगर कोना नहीं दिखाएंगे तो फिर वो 2 ही कार्बन की रेखा मानी जाएगी, चाहे उसे कितनी भी लंबी कर दो, 2 ही कार्बन माने जाएंगे, एक इस सिरे पर और एक इस सिरे पर। इसलिए जिग जैग टेढ़ी मेढ़ी संरचना लिखनी जरूरी है, क्योंकि जहाँ भी कोना होगा वहाँ कार्बन माना जाता है और सिरे पर कार्बन माना जाता है। तो इसमें देखो, ये सिरा है, यहाँ कार्बन है, फिर ये बंध है, ये कोना है, यहाँ कार्बन है, फिर ये बंध है, और ये सिरा है, यहाँ कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन की एक संयोजकता पूरी है, इसका मतलब 3 संयोजकता पूरी करने के लिए 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। इस कार्बन की 2 संयोजकता पूरी है, इसका मतलब इस कार्बन से कितने और हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2 हाइड्रोजन और जुड़े हैं। इस कार्बन की एक ही संयोजकता पूरी है, तो इस कार्बन की 4 संयोजकता पूरी करने के लिए इससे 3 हाइड्रोजन जुड़ गए। तो ये क्या हुआ, CH3 CH2 CH3, यानी कि
प्रोपेन। इसी तरह ऑक्टेन के लिए है। तो अब इसके लिए जिग जैग संरचना बनाओ। एक कार्बन जहाँ से हम टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनाना शुरू कर रहे हैं, तो एक कार्बन यहीं हो गया, फिर एक कौन आया, दूसरा कार्बन, 3 4 5 6 7 8। एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये किसकी संरचना हो गई? ऑक्टेन की संरचना हो गई। इस तरह से लिख दिया जाता है। जब इसको खोल कर लिखते हैं या संरचनात्मक सूत्र द्वारा लिखते हैं तो सभी कार्बन और हाइड्रोजन को दर्शा दिया जाता है। इस तरह से एक उदाहरण और देखते हैं, 3 मेथिल ऑक्टेन। पहले तो ऑक्टेन बनाएंगे, अंत में जो नाम होता है वो मुख्य श्रृंखला होती है। तो पहले तो ऑक्टेन बना लिया। अब कह रहे हैं कि तीसरे कार्बन पे मेथिल समूह जुड़ा है। मेथिल समूह होता है CH3 समूह। इसका मतलब है, क्या कह रहा है, ऑक्टेन क्या होता है? CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्टेन है। और हमें क्या दिया गया है? 3 मेथिल ऑक्टेन दिया गया है। तो इसका मतलब जो तीसरा कार्बन है इससे एक मेथिल समूह यानी कि CH3 समूह जुड़ा हुआ है, यानी तीसरे कार्बन से एक अतिरिक्त कार्बन और जुड़ा हुआ है। पहले तो हमने ये संरचना बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरा कार्बन ये है। तो इस कार्बन पे एक लाइन और खींच देते हैं। इस लाइन का मतलब है कि इस कार्बन से जो ये कार्बन था इससे एक कार्बन और जुड़ा हुआ है। इस कार्बन के ना तो हाइड्रोजन दिखाएंगे ना ही इस कार्बन को दिखाएंगे, क्योंकि जो सिरा है वही एक कार्बन कहलाता है। तो ये लाइन का मतलब है मेथिल समूह है। ठीक है। ऐसा ही 2 ब्रोमोब्यूटेन है। कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाते, उसके अलावा जो भी परमाणु होते हैं उनको दिखाया जाता है। तो ब्यूटेन का मतलब है 1 2 3 4 कार्बन की टेढ़ी मेढ़ी संरचना है और दूसरे कार्बन पे Br समूह जुड़ा हुआ है। तो उस Br समूह को दिखाया जाता है बंध के द्वारा। ठीक है। तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन नहीं दिखाते, बाकी जो भी परमाणु जुड़े रहते हैं श्रृंखला में उसे दिखाया जाता है आबंध रेखा संरचना सूत्र में। इसी से संबंधित कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं। कुछ चक्रीय यौगिक भी होते हैं जिनको आबंध रेखा सूत्र द्वारा दर्शा सकते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन है जिसमें 3 कार्बन जुड़े रहते हैं एक चक्रीय संरचना में। तो ना तो कार्बन दिखाओ ना ही हाइड्रोजन, 3 कोने आपस में जोड़ के दिखा दो, एक त्रिकोणीय संरचना बना दो, वही साइक्लोप्रोपेन की संरचना है। ऐसे साइक्लोहेक्सेन बनाना है तो एक षटकोणीय संरचना बना दो, प्रत्येक कोने पर एक एक कार्बन है और उनसे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो जब इस संरचना को खोलोगे तो ऐसी संरचना प्राप्त होगी जिसे साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित संगणित सूत्रों को पूर्ण संरचनात्मक सूत्रों में लिखिए। तो संगणित सूत्र दे रखे हैं, इनको खोल के लिखना है। ये कार्बन है, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, अगला कार्बन 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, अगला कार्बन एक ऑक्सीजन द्विबंध से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है इसलिए कार्बन ऑक्सीजन के बीच भले ही यहाँ बंध नहीं दिखा रखा, लेकिन फिर भी हम अपने आप ही कार्बन और ऑक्सीजन के बीच द्विबंध दिखा देते हैं। ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। ये कार्बन इस कार्बन से एक कलबन से जुड़ा है और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो ये पूर्ण संरचनात्मक सूत्र है। इसी तरह इसको दिखाएंगे। यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच द्विबंध दिखा रखा है, बाकी के जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो दिखा देते हैं। अब यहाँ देखो, इस कार्बन और इस CH3 के बीच में 3 CH2 समूह आ रहे हैं। ये देखो, ये है CH और बीच में 1 2 3 ये CH2 समूह आ रहे हैं, जिसको बांध कर लिख दिया है। इसको हमने यहाँ खोल दिया है। CH और CH3 के बीच में 3 CH2 समूह आ रहे हैं, इनको यहाँ खोलकर लिख दिया है, क्योंकि पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में सभी परमाणुओं को अलग अलग दिखाया जाता है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन यहाँ हैं, आप इन्हें करिए। अगर समझ में नहीं आते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं फिर इनको अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। और आप मेरे व्हाट्सएप पे
मैसेज कर सकते हो कि सर हमें वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो हमें ज़रूर बताएं अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।